हेलो, गुड इवनिंग। आई एम हियर अगेन। आइए फटाफट जुड़ जाइए, आज की क्लास शुरू करते हैं। कम फास्ट स्टूडेंट्स, फटाफट आप लोग ज्वाइन करिए। आज हमारी जो यूनिट है, यूनिट 4th है, जिसमें हम कुछ पोएट्स जो एलिजाबेथन एज के और मेटाफिजिकल एज के, मेटाफिजिकल पोएट्री के, इनको हम पढ़ेंगे। तो आज हमारे पहले जो पोएट होंगे वो मिस्टर विलियम शेक्सपियर होंगे। लास्ट क्लास में हमने शेक्सपियर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था आपसे कि विलियम शेक्सपियर, इनको द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ इंग्लैंड या कहें तो ऑल ओवर वर्ल्ड माना जाता है। सबसे बड़े आजकल नाटककार हुए हैं। इनकी तुलना जो है जैसे अगर हम करें तो हमारे यहाँ संस्कृत में कालिदास थे, तो उनसे जो है की जा सकती है। हाँ, हालांकि उनसे भी बहुत ऊपर हैं, मैं कह सकता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। संस्कृत वाले जो है हो सकता है वो कालिदास को थोड़ा ऊपर ले जाएं। फिलहाल हमारा मेन पर्पज ये है बताना कि शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट एंड ही वॉज आल्सो अ पोएट। एक पोएट भी थे, पोएट थे, सोनेटियर थे। सोनेट्स के बारे में हमने आपको बताया है। ही वॉज सोनेटियर्स, सोनेटियर भी थे, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे। तो आपके एग्जाम्स में ये सब आपको, मतलब जब आप विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखने लगेंगे तो आप ये सब लिख सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर, द पोएट, द सोनेटियर, द ड्रामेटिस्ट, वॉज बॉर्न। ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? कल की क्लास में हमने बताया। ही वॉज बॉर्न इन 1564 में। कब? ऑन 23 अप्रैल, 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन, ये जगह का नाम है। एवन एक रिवर है, किनारे ये बसा हुआ है। स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन पर इनका जन्म हुआ 23 अप्रैल 1564 को। अगर कल की वीडियोज आप लोगों ने देखी होगी तो आपको हमने ये बताया था कि शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड, शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड बैप्टाइज्ड ऑन बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल 1564। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हमारे यहाँ जो है आजकल जन्म मृत्यु का रजिस्टर होता है नगर निगम में, गांव में जो सेक्रेटरी वगैरह मेंटेन करते हैं, जो हमारे पंचायत अधिकारी होते हैं, किसका कब जन्म हुआ कब मृत्यु हुई। वैसे ही चर्च में एक रजिस्टर होता था जहाँ पे इनका बैप्टिज्म का जो डेट मिलता है वो 26 अप्रैल मिलता है। और बैप्टिज्म जो है क्रिश्चियन रिलीजन में ऑन द थर्ड डे ऑफ बर्थ, बर्थ के थर्ड डे, ऑन द थर्ड डे ऑफ द बर्थ, बर्थ के तीसरे दिन जो है ये बैप्टिज्म संस्कार किया जाता था। इसीलिए इनका डेट ऑफ जो है बर्थ वो माना जाता है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। और इनके पिताजी का नाम हमने आपको पीछे की क्लास में बताया था। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। हमने कल काफ़ी चीज़ें आपको बताई थी, पिछले लेक्चर में आप जाकर अच्छे से उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को। चलिए देखिए, तो इंग्लिश प्लेरिट हैं, वही जो मैंने आपको ड्रामेटिस्ट बताया उसी को प्लेरिट भी कहते हैं। पोएट हैं और एक्टर हैं। वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्ल्ड लिटरेचर। ही वॉज बॉर्न इन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, ऑन 23 अप्रैल 1564। ये डेट आप याद रखिएगा और नॉर्मली याद भी हो जाती है। एंड वॉज बैप्टाइज्ड इन द सेम टाउन, और सेम टाउन में इनका बैप्टिज्म हुआ था, मतलब स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवन में जन्म हुआ था, वहीं पर इनका जो लोकल चर्च है वहां पर इनका बैप्टिज्म हुआ था। हालांकि शेक्सपियर का एग्जैक्ट बर्थ डेट ये हमें नहीं पता है। अब बैप्टिज्म, एक जो बैप्टिज्म का नियम है कहाँ द थर्ड डे होता है, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड डे ही। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोग लेट भी करा सकते हैं।
तो ये नहीं क्लियर है, लेकिन क्योंकि बैप्टिज्म 26 को हुआ है इसीलिए हम क्या करते हैं 23rd इनका जो है मानते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है, कहा जाता है कि शेक्सपियर एक ऐसे करेक्टर हैं कि जो जिस तारीख को पैदा हुए थे उसी तारीख को इनकी डेथ भी हुई है। तो 23 अप्रैल 1660 को इनकी डेथ भी होती है। लास्ट क्लास में आई टोल्ड यू शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे। शेक्सपियर ने एन हैथवे से शादी कर ली थी 1582 में। अच्छा, जब इन्होंने शादी करी थी तो कल मैंने आपको क्लास में बताया कि ही वॉज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, केवल ये मात्र 18 साल के थे। और जबकि इनकी जो पत्नी थी एन हैथवे उस समय 26 ईयर्स की थी, इनसे 8 साल बड़ी थी। इस पर हमने कल आपको थोड़ा बहुत बताया था जो भी सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फिलहाल इनके जो शेक्सपियर महोदय हैं और इनकी पत्नी एन हैथवे, इन दोनों के 3 बच्चे होते हैं टोटल। 2 तो इनके जो है एक लड़की इनकी जो होती है सबसे पहले पैदा होती है। दे हैड 3 चिल्ड्रन, सुजाना। तो पहली इनकी लड़की जो है सुजाना पैदा होती है। उसके बाद इनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, हैमनेट और जूडिथ। तो ये 3 इनके बच्चे हैं। हैमनेट जो है इनका बेटा था, इसकी इमेच्योर डेथ हो जाती है। हैमलेट जो है, बहुत सारे क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि हैमलेट जो इनका प्ले है, शायद हैमलेट लिखने के पीछे हैमलेट का कुछ रोल हो सकता है। द मेमोरीज ऑफ हिज बेलव्ड सन हैमलेट। तो इनका हैमलेट जो बेटा था उसकी डेथ बहुत अर्ली 1596 में ही हो जाती है। अब 1580 के अराउंड जो है माना जाता है कि ये लंदन चले गए। लंदन जाने का कारण हमने आपको बताया था, यहाँ पे हमने डिटेल में आपको नहीं ले गए हैं, लेकिन कल की क्लास में बताया था, एक बार आपको रिवाइज कर दे रहे हैं कि इन 1580 जब ये लंदन मूव करते हैं 1582 में, तो ये माना जाता है एक बार ये लंदन गए थे। हालांकि फाइनली ये 1588 में जाते हैं। तो ये माना जाता है कि लंदन इनका भागने का कारण क्या था, कि लंदन भागने का कारण कोई बताए। कल मैंने क्लास में बताई थी, अगर आप वीडियोस देखे होंगे तो लंदन भागने के 1-2 कारण कोई बताइए आप। जो माना जाता है कि एक कारण ये हो सकता है कि ये यहां से भाग गए, कोई बताए। वाई शेक्सपियर वाई या डियर पोचिंग। डियर पोचिंग बहुत अच्छे, ठीक है। एक तो कारण ये था, माना जाता है डियर पोचिंग था, किसके जो है गार्डन से इन्होंने चोरी की थी। एक जो है वहां के सामंत थे टॉमस पर्सी। टॉमस पर्सी, टॉमस पर्सी के यहां से इन्होंने क्या कर लिया, डियर पोचिंग कर लिया, अर्थात हिरन की चोरी कर ली। इनका नाम आया। अब एग्जैक्टली इनका नाम आया तो डियर पोचर्स जितने थे उन लोगों को क्या किया गया, उनका जो है कहते हैं कि नाम लिया गया कि इनको 100 करोड़ की सजा दी जाएगी। तो शायद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि भाई ये शेक्सपियर महोदय जो है कोड़ों की डर की वजह से भाग गए हों। अच्छा, दूसरी थ्योरी ये है, दिशा ने कमेंट किया है, हाँ, लंदन वाज द सेंटर ऑफ आर्ट एंड ड्रामा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। उस समय लंदन क्या था, आर्ट और ड्रामा का सेंटर था। जैसे हमारा बॉलीवुड है, लंदन वाज द सेंटर ऑफ आर्ट एंड ड्रामा। आर्ट और ड्रामा का जो है वो बिल्कुल सेंटर था। तो ऐसा लोग कहते हैं कि बैंक्रप्सी थी। किसी ने कमेंट किया है फादर वाज बैंक्रप्ट। हाँ, बहुत सही है, इनके पिताजी बैंक्रप्ट हो गए थे, बिल्कुल इनके पास पैसा नहीं था। फैमिली को चलाने के लिए भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये लोकल थिएटर में थोड़ा बहुत अपना रोल प्ले करते थे, 2-4 रुपए मिलता रहा होगा। इनको लगा कि चलो लंदन सेंटर है, वहां भाग चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग भाग करके मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, तो वहां पर इनको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। तो ये भी कहा जाता है कि शायद ये भाग गए। एक कारण और था, अगर कोई और बताए मुझे। एक कारण और था जो मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रिटिक्स का मानना है, एक कारण और था कि ये लंदन चले गए थे। तो कमेंट फास्ट अगर आपको पता है तो। कल की क्लास में हमने बताया था, दो, मान लीजिए आपने 2 तो बहुत सही आंसर दिए हैं,
मयंक का भी आंसर बहुत सही है, दिशा ने भी आंसर एकदम सही दिया है। एक कारण और है, कोई कोट करे। यस, बहुत अच्छे। एन हैथवे के साथ जो रिलेशनशिप था, माना जाता है कि इनकी मैरिज जो है, बहुत सारे क्रिटिक्स का ये अनुमान है कि हिज मैरिज, यस प्रिया, मैरिज का प्रॉब्लम था। हिज मैरिज वॉज नॉट अ हैप्पी वन, इनकी शादी बहुत हैप्पी नहीं थी। उसके पीछे कल हमने आपको कारण बताया था, इनकी मैरिज में हैप्पी ना होने का कारण क्या है। हैप्पी ना होने के कारण में हमने आपको बताया था कल, उसके पीछे कि इनकी शादी हुई 1582 में। शेक्सपियर वॉज 18 ईयर्स, एन हैथवे वॉज 26 ईयर्स। और इनके लिए माना जाता है कि इनका रिलेशनशिप और खराब हुआ कब, इनका रिलेशनशिप तब खराब हुआ जब माना जाता है कि मैरिज के जस्ट आफ्टर 6 मंथ जो है एन हैथवे ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुसाना जो इनकी बड़ी बेटी है वो जन्म दिया। तो ये माना जाता है कि गिविंग बर्थ टू अ बेबी इन 6 मंथ जो है, इसका मतलब शी मस्ट बी प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले ही ये प्रेग्नेंट रही होंगी। तो ये माना जाता है कि हो सकता है दबाव में इन्होंने शादी करी हो और बाद में दोनों के बीच में वैसे रिलेशन जो है नहीं रहे हो, तो इसलिए हो सकता है कि झगड़ा वगड़ा हुआ होगा पति पत्नी में। पैसे की वैसे भी दिक्कत थी, किल्लत थी परिवार में, और ऊपर से अगर इस प्रकार की सिचुएशंस होती हैं तो भाग गए होंगे कि चलो ठीक है जाके कमाता हूँ पैसे, कोई दिक्कत नहीं, लंदन चले गए। तो ये 2-3 ऐसे कारण हैं जो माने जाते हैं इनके लंदन जाने के। बट नोबडी, दीज ऑल आर अजम्पशंस, ये सब अजम्पशंस हैं, परिस्थितियों के हिसाब से ड्रा किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं रजिस्टर्ड पाया जाता है। अब डियर पोचिंग हुई, उसमें शेक्सपियर का नाम आया, कोड़ों का दंड दिया गया, ये एक अजम्पशन है। शेक्सपियर हो सकता है वहां नेगोशिएट कर लेते, कुछ कर लेते, दंड से बचने के लिए गए कि दंड भी था। इन्होंने चोरी में भी इन्वॉल्व थे, पत्नी से झगड़ा भी हुआ होगा इनका, और उसके बाद जो है पैसे की भी दिक्कत थी इनको, और कैरियर भी बनाना चाहते रहे होंगे। हो सकता है सारे कारण रहे हो, इन्होंने जो है स्ट्रैटफोर्ड को छोड़ करके लंदन में सेटल हो गए, लंदन में चले गए। लेकिन चूंकि लंदन में जाना तो एक सॉलिड कारण चाहिए। कोई एक लड़का जो है वो 20-24 साल 25 साल का लड़का अगर भाग करके और मतलब जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है वो कहीं शहर में जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन रहा होगा। नहीं तो ऐसे कोई इनसिक्योर फील करेगा तो क्यों जाएगा। अच्छा, वहां गए तो वहां इनको स्टेबल कीपर की जॉब भी मिल गई, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि शेक्सपियर यहाँ पे मैंने आपको दिया है टोटल 39 प्लेज लिखे हैं। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2 प्लेज ऐसे हैं इनके जहां पर कुछ पार्ट लगता है कि शेक्सपियर ने लिखे हैं और कुछ पार्ट जो है दूसरे राइटर ने, जैसे ब्यूमंट के साथ माना जाता है इनका कि, और इनकी किंग जॉन जो है इनको एट्रीब्यूट की जाती है, लेकिन कंप्लीटली इनका नाम नहीं आता। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो केवल 37 प्लेज हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। 37 प्लेज ही जो रजिस्टर्ड है शेक्सपियर के नाम पे, वो 37 है। 2 में इनका मतलब ये मिलता है कि इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, किसी का हेल्प किया होगा या किसी से हेल्प लिया होगा। तो 37 प्लेज आर हिज ओन, 37 इनके अपने प्लेज हैं। 154 सॉनेट्स इन्होंने लिखे हैं और कुछ पोएम्स लिखी हैं, नरेटिव पोएम्स, जिसमें से 2 पोएम का नाम हमने आपको बताया था। इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कल हमने आपको बताया था कि 4 इनकी महान त्रासदी कही जाती हैं। हैमलेट है, मैकबेथ है, ओथेलो है और किंग लियर है, ये 4 आते हैं। उसके अलावा आपका रोमियो जूलियट है, टाइटस एंड्रोनिकस है, एंटनी क्लियोपेट्रा है और जूलियस सीजर है। ये सारे भी आपके जो है कल मैंने नोट कराया था, अगर आपने किया होगा तो। कॉमेडीज में इनका मिडसमर नाइट ड्रीम है, मच अडू अबाउट नथिंग है, ट्वेल्थ नाइट है, एज यू लाइक इट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, टेम्पेस्ट है, विंटर्स टेल है। इनकी बहुत सारी जो है कॉमेडीज हैं, टोटल 37। तो आप कम से कम 10-15 नाम याद रखिएगा, अगर इनके बारे में कुछ आता है लिखने के लिए तो आप जाके आराम से लिख सकें। आइए इनका देखते हैं, इनके प्लेज को। तो ट्रेजेडीज हो गई, कॉमेडीज हो गई। हिस्ट्री में देख लीजिए, जैसे हमने आपको हिस्ट्री में बताया था
हिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो हमने बताया था हेनरी फोर्थ, हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड भी इनका एक प्ले है। रिचर्ड थर्ड जो है ये भी प्ले इनका काफी फेमस है। हालांकि हेनरी फोर्थ हमने आपको बताया था 2 पार्ट में लिखी गई है, हेनरी सिक्स्थ जो है 3 पार्ट में लिखी गई है। इन्होंने, शेक्सपियर ने ग्लोब थिएटर, हमने आपको बताया था कि एक बहुत ही फेमस थिएटर जो है, बहुत ही फेमस इनका थिएटर था। 1599 में इस थिएटर को इन्होंने खरीद लिया और इसको नाम दिया द ग्लोब थिएटर। एक थिएटर था, उसको खरीद करके फर्निश कराया और उसको नाम दिया ग्लोब थिएटर 1599 में। और उस समय लंदन में सबसे फेमस प्ले हाउस था, ध्यान रखिएगा, सबसे फेमस प्ले हाउस था। यहीं पर जो है इनके प्लेज परफॉर्म्ड होते थे। फिर अच्छा हाँ, एक बात और आप लोगों को हम शायद बताना भूल गए कि शेक्सपियर केवल लिखते ही नहीं थे, एक्टिंग भी करते थे, एक्टर भी थे। इन्होंने बेन जॉनसन के प्लेज में एक्टिंग की है। जैसे बेन जॉनसन का एग्जाम्पल के तौर पर, बेन जॉनसन का एक नाटक है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये इनका प्ले है। इसमें शेक्सपियर ने रोल प्ले किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लेता है कि शेक्सपियर हैज प्लेड द पार्ट, हैज प्लेड द रोल इन द वन ऑफ द प्ले ऑफ बेन जॉनसन। कौन सा प्ले है? तो आपको याद रहना चाहिए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में इन्होंने एक रोल प्ले किया है। अब इसको हम लोग शॉर्ट में, इनकी बायोग्राफी के बारे में हमने आपको बता ही दिया था। हम इनकी जो सॉनेट है, आज हम स्पेशली सिलेबस में दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉनेट है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सॉनेट हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो शेक्सपियर के सॉनेट के बारे में थोड़ा सा आपको फिर से बता देते हैं कि शेक्सपियर महोदय जो थे, इन्होंने टोटल 154 सॉनेट्स लिखे हैं। इनके सॉनेट्स की 3 कैटेगरीज हैं। के सॉनेट्स की 3 कैटेगरीज हैं। एक है 1 to 126, एक है 127 से 152, और एक इनकी है 153 एंड 150। और इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, इट इज डेडिकेटेड टू हिज पैट्रन एंड फ्रेंड। इनके पैट्रन भी थे। पैट्रन मतलब जानते हैं ना, संरक्षक, मतलब जो फंड उंड देता है कि हाँ लिखो पढ़ो, मतलब जिसके अंडर काम करते हैं एक प्रकार से। इनके पैट्रन भी थे और इनके फ्रेंड भी थे, जो है जिनका नाम क्या था, WH। तो WH महोदय को डेडिकेट किया है। हालांकि इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस बेन जॉनसन वगैरह के भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। 127 से 152 जो है, दिस इज डेडिकेटेड टू अननोन लेडी, एन अननोन लेडी, जिसको नाम दिया गया डार्क लेडी। एंड लास्ट 3 जो है, 2 सॉनेट्स आर डेडिकेटेड टू थॉमस, गॉड ऑफ लव। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, इनके सॉनेट की बात करें तो सॉनेट, जैसे सॉनेट में हमने आपको हालांकि बहुत सारी चीजें बता दी थी। सॉनेट वाला एक अलग वीडियो है, आप जाके देख लीजिएगा। वहां पे हमने आपको बताया था कि जो इंग्लिश सॉनेट होता है, इंग्लिश सॉनेट, सॉनेट को लाने का श्रेय तो हमारे यार्ड एंड सरे साहब को जाता है। तो यार्ड साहब ने सेम पैटर्न जो पेट्रार्क को फॉलो किया, लेकिन सरे साहब ने इसको चेंज कर दिया और इन्होंने इसकी राइमिंग कर दी, AB BC, AB गलत हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूं CD EF और GG। आप लोग भूल जाते हैं, वो वाला इंटरलॉक्ड राइम है, वो स्पेंसर की राइम है। चलिए, अब इस पैटर्न में ये लिखते हैं, ये इनकी राइमिंग स्कीम होती है। इनके थीम के बारे में अगर हम चर्चा करें तो प्रायः लव, ब्यूटी, टाइम और इमॉर्टलिटी जो है, ये इनकी मेन थीम रहती है। ज्यादातर इनके सॉनेट्स में मेन थीम इनकी यही है। अगर आपको मान लीजिए थीम्स लिखना है, थीम्स इन द प्ले, इन द सॉनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर, तो आप लिखेंगे कि द थीम ऑफ लव, द थीम ऑफ ब्यूटी, द थीम ऑफ टाइम, थीम ऑफ इमॉर्टलिटी। ये सब इनके मेजर थीम्स हैं जिस पर ये अपने सॉनेट्स लिखा करते थे।
अब एक बार हम लोग सॉनेट्स की जो 14 लाइन है उसको पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद फिर हम लोग लाइन वाइज लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी मीनिंग क्या है। देखिए सॉनेट नंबर 116 है, ध्यान रखिएगा। 154 में से 116वें नंबर पर ये सॉनेट है आपका। सॉनेट का नाम जो जनरली आपको दे दिया जाता है, सॉनेट का नाम पहली लाइन जो है उसी को सॉनेट का नाम बना दिया गया है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यही सॉनेट का नाम दे दिया जाता है। तो ये पहली लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव, विच alters when it alteration finds। अब देखिए हम आपको कुछ चीजें यहां पे बताते जा रहे हैं। इम्पेडिमेंट्स, यहां पर हम आपको कुछ वर्ड्स के टफ वर्ड्स जो हैं उसकी मीनिंग आपको नोट करा दे रहे हैं। जैसे इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है बाधा, इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है हर्डल्स, बाधा, ठीक है। तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच alters, alters का मतलब होता है चेंज हो जाना, बदल जाना, बदल जाना, alter इसको। When it alteration found, तो इसी alter से alteration बना है। alteration हो गया आपका मतलब बदलाव, ये हो गया नाउन, alter हो गया आपका वर्ब, तो alteration मतलब बदलाव। आर बेंड्स, बेंड्स का मतलब होता है, बेंड मतलब झुक जाना, बेंड का मतलब झुक जाना। आर बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, रिमूवर मतलब यहां पर हटाने वाला या नष्ट करने वाला, तो रिमूवर मतलब नष्ट करने वाला, हटाने वाला, नष्ट करने वाला या हटाने वाला, जो भी आप कह लीजिए, समाप्त करने वाला। ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, मार्क मतलब निशान, आप जानते हैं मार्क मतलब निशान, चिन्ह। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट, लुक्स ऑन का मतलब होता है झेल जाना, लुक्स ऑन, लुक्स ऑन का मतलब होता है झेल जाना या बिता ले जाना, ठीक है। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान, टेम्पेस्ट जो समुद्र वगैरह में तूफान आते हैं ना, को बोलते हैं तूफान, में शायद बड़ा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ कर लीजिए, तूफान। एंड नेवर सेकन, सेक से बना हुआ है, सेक का मतलब होता है हिलना डिगना, सेक, सेकन का मतलब हो गया हिलता है या डिगता है, ठीक है, हिलता या डिगना, तो भी आप लिख लें। इट इज द स्टार टू एवरी वैंडरिंग बार्क, वैंडरिंग मतलब होता है जो अपना रास्ता भूल जाते हैं, इधर उधर भटकते हुए जो होते हैं उनको हम वैंडरिंग बोलते हैं, भटकते हुए। बार्क मतलब जो, ध्यान रखिएगा, जो हमारी नाव होती है, छोटी सी नैया होती है, तो बार्क बोलते हैं। यहां पर जहाज कह लें, शिप कह लें, या जो है छोटी नाव कह लें, जो भी आप कह लीजिए, जहाज कह लीजिए, छोटी जहाज। whose worth unknown although his hide be taken, वर्थ मतलब होती है कीमत, जिसकी प्राइस या कीमत क्या है, अननोन है, हमें पता नहीं होता। although his hide be taken, loves not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickles, सिकल जानते हैं ना, सिकल एक प्रकार का जैसे हंसिया, जानते हैं हंसिया शब्द सुना है किसी ने, हम लोगों के यहाँ हंसिया कहा जाता है, काटने वाला ऐसे एक चंद्रमाकार होता है ना, जो है जिससे धान की गेहूं की फसलें वगैरह काटते हैं, उसी तरीके से सिकल्स उसको बोलते हैं। एक ये आपका जो है कह सकते हैं कि एक टूल है ये। बेंडिंग सिकल्स कंपास कम, लव alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom, edge of doom मतलब कयामत तक, एज ऑफ डूम का मतलब कयामत तक, कयामत तक। इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव, आई नेवर रिट नॉर नो मैन एवर लव्ड,
तो ये कुछ जो मतलब थोड़े से टफ हल्के से आपके लेवल पे हो सकते हैं वर्ड्स, उसको मैंने हिंदी मीनिंग लिख दी है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया होगा आपको, वीडियोज में भी मिल जाएगा फिर से अगर कुछ छूट गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वाड्रेन है, पहला क्वाड्रेन मतलब 4 लाइन, फर्स्ट क्वाड्रेन, ये हमारा पहला क्वाड्रेन है। तो आपको पता ही है शेक्सपियरियन सोनेट में या इंग्लिश सोनेट में कितने क्वाड्रेन होते हैं? 3 क्वाड्रेन। कितने? 3 क्वाड्रेंस होते हैं। और एक क्या होता है? कपलेट होता है। एक क्या होता है? कपलेट होता है। तो टोटल ये 3 क्वाड्रेंट मतलब 4 तिहाई 12 और ये 2, टोटल ये 14 लाइन होती है। आइए देखते हैं। कह रहा है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। यहां पर स्पीकर क्या कह रहा है? स्पीकर मतलब पोएट, पोएट मतलब शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या कह रहे हैं कि ये मैं नहीं मान सकता, आई कैन नॉट अलाउ माई सेल्फ टू एक्सेप्ट इट। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं अपने आप को अलाउ नहीं कर सकता कि मैं इस बात को एक्सेप्ट करूं कि अगर प्रेम सच्चा है तो उसके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है, बाधा आती है, ये मैं मान नहीं सकता। ये शेक्सपियर महोदय कह रहे हैं। शेक्सपियर सेज कि ही विल नॉट अलाउ बाय एनी ऑब्स्टेकल टू स्टैंड इन द वे ऑफ ट्रू लव। वो कह रहे हैं कोई भी ऑब्स्टेकल सच्चे प्रेम के बीच में आ जाए, ये बात मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ही विल नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करेगा कोई ऑब्स्टेकल आए, अर्थात सच्चे प्रेम के बीच में कोई बाधा नहीं आ सकती। द मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स रेफर्स टू द यूनियन ऑफ टू सोल्स। पीछे आप लाइन में देखें, मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स का मतलब क्या है? ट्रू माइंड्स, ट्रू माइंड्स मतलब दो सच्चे प्रेमी। ट्रू माइंड्स, माइंड्स देखिए मैरिज में क्या होता है? 2 लोग होते हैं ना, मैरिज में क्या होता है? 2 लोग होते हैं। तो मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो 2 सच्चे हृदय वाले 2 प्रेमियों के मिलन में जो है कह रहे हैं कि कोई बाधा आ जाए, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अगर प्रेम सच्चा है तो उसमें कोई बाधा नहीं आ सकती। तो कह रहे हैं यहां पर हिंदी में भी दे दिया है, मैं सच्चे दिलों के विवाह में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता, अर्थात I do not accept that any hurdles can stop the union of two minds। 2 सच्चे हृदय के यूनियन में कोई भी बाधा रुकावट नहीं डाल सकती। फिर यहां से आ जाइए, देखिए लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कह रहे हैं कि मुझे ये स्वीकार नहीं है कि 2 सच्चे हृदयों के मिलन में कोई भी इंपेडिमेंट्स आ सकते हैं। तो यहां पर ट्रू माइंड्स, अब ये आगे चला आया है, ठीक है, एडमिट इंपेडिमेंट्स, अर्थात 2 सच्चे हृदय के विवाह में, यूनियन में, प्रेम में कोई भी इंपेडिमेंट्स आ जाए, ऐसा मैं एडमिट नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं लव इज नॉट लव, कह रहे हैं मेरी नजर में वो प्रेम तो प्रेम ही नहीं है। विच आल्टर्स, जो कि बदल जाता है, कब? When it alteration finds, जब उसको बदलाव मिलता है, मौका मिलता है तो बदल जाए, अर्थात परिस्थितियां बदलने से प्रेम जो बदल जाए, उस प्रेम को मैं प्रेम कहता ही नहीं हूं। ये शेक्सपियर महोदय कह रहे हैं। कह रहे हैं आई डू नॉट से द लव, लव को मैं लव नहीं कहता, विच आल्टर्स, विच चेंजेस, वेट इट फाइंस, जब इसको कुछ मिलता है, बदलाव, अल्ट्रेशन मिलता है और तब ये चेंज हो जाए, इस प्रेम को मैं प्रेम कहता ही नहीं हूं। मतलब परिस्थितियों के साथ बदलने वाले, समय के साथ बदलने वाले प्रेम को मैं प्रेम नहीं कहता है, वो प्रेम होता भी नहीं है। और यही नहीं, अल्ट्रेशन फाइंड्स, बदलाव पाए तो बदल जाए, और क्या? और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, कोई पावरफुल आदमी आ जाए और आपको झुकाने लगे और उसके आगे आपका प्रेम अगर झुक जाए, तो इसका मतलब वो प्रेम प्रेम नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, सपोज करिए कि आप अपने माँ बाप से बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम कुछ भी हो सकता है, ये प्रेम जो है लवर का ही प्रेम नहीं हो सकता, माँ बाप का भी प्रेम हो सकता है।
कह रहे हैं माँ बाप के लिए अगर आपको सच में प्रेम है तो ऐसा नहीं है कि शादी हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी और ये बहुत प्रेशर डालेगी या हस्बैंड बहुत प्रेशर डालेगा तो आपका प्रेम माँ बाप के लिए बदल जाता है अगर, तो इसका मतलब आप अपने माँ बाप से कभी प्रेम करते ही नहीं थे। और यही हाल आपकी प्रेमिका के लिए है कि जो है एक कोई मिस्टर मिसेस क्यू हैं और एक कोई मिस्टर ए हैं, ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, लेकिन परिस्थिति बदल गई क्योंकि फैमिली ने कहा कि भाई देखो जो है थोड़ा बच के रहना, मेरी बेटी से दूर रहना, और नहीं तो इन्होंने कुछ इनको लालच दिया या इनको नौकरी नहीं मिली, बेचारे भटक रहे हैं, ये इनको छोड़ दें या ये इनको छोड़ दें। इसका मतलब इनका कोई प्रेम था ही नहीं। प्रेम जो किसी भी परिस्थिति में कोई रिमूवर आ जाए, कहे कि मैं इस प्रेम को इरेज कर रहा हूं और वो इरेज हो जाए, मतलब कह रहे हैं मार्कर नहीं है, बल्कि प्रेम क्या है, परमानेंट मार्कर है, वो मिटता नहीं है, मिटाएंगे वो मिटेगा नहीं, परमानेंट मार्कर होता है। ओ नो, पोएट कहता है नो, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। ये तो एवर फिक्स्ड मार्क है, हमेशा हमेशा के लिए एक मार्क जैसे फिक्स किया जाता है। कहां पर? समुद्र में। अब आपको मैं बताऊं, समुद्र में पहले पहले क्या होता था, समुद्री जहाज ही चलते थे, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम वही हुआ करता था। तो नॉर्मली क्या होता था कि बीच बीच में जगह जगह पर एक निशान लगा दिए जाते थे, ये शिप जाएगी, इधर से शिप आ रही है, एक मार्क है, इधर जो है इंग्लैंड का एरिया है, इधर फ्रांस का एरिया है, या इधर जो है गहरी खाई है, जो भी है एक मार्क लगा दिया जाता, तो वो मार्क हमेशा फिक्स रहता था और वो मार्क कभी हिलता नहीं। वो मार्क जो है बहुत समुद्री तूफान आते हैं और आ करके टकरा करके उससे वापस चले जाते हैं, लेकिन वो मार्क कभी हटता नहीं है। एक पत्थर जैसे होता है ना पहाड़ बीच में, वो कभी हटता नहीं, समुद्र की लहरें आती हैं, टकराती हैं, वापस चली जाती हैं, वो कभी नहीं हटता। कह रहे हैं ये उसी प्रेम ना वही फिक्स्ड मार्क है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, तूफान आ जाए, इधर से तूफान आए, इधर से तूफान आए, कहीं से भी तूफान आए, सब तूफान इससे टकराएंगे और टकरा करके शांत हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन ये अपनी जगह पर अडिग रहता है, ये कभी हटता नहीं है। दैट लुक्सान, लुक्सान मतलब होता है झेल जाना, जो झेल जाता है क्या, टेम्पेस्ट तूफानों को झेल जाता है, उस मार्क की तरह है। समुद्र में वो एक जो पहाड़ होता है, एक टीला होता है जो बहुत समुद्री लहरों के मार्ग को सह जाता है, लेकिन फिर भी वहीं पर खड़ा रहता है। प्रेम भी उसी मार्ग की तरह होता है जो झेल जाता है सारी परेशानियों को, तूफानों को, एंड इज नेवर शेकन, और कभी हिलता नहीं है, अपनी जगह से वो कभी नहीं हिलता है। इट नेवर चेंजेस इट्स प्लेस, अपने प्लेस को कभी चेंज नहीं करता है, अपने स्टैंड को कभी चेंज नहीं करता है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग वार्क, कह रहा है ये स्टार है, जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, तारे क्या होते हैं, गाइड करने के लिए होते हैं। रात में जब समुद्री जहाज लेके लोग चलते थे तो तारों की पोजीशन के हिसाब से वो समय का पता लगाते थे कि समय हमारा क्या चल रहा है, दिशा हमारी कौन सी है। नॉर्थ पोल का जो आपका तारा है, साउथ पोल का है, जो ध्रुव तारे होते हैं हमारे, उनसे हमें पता चलता है टाइम का और डायरेक्शन का पता चलता है, उसी से वो लोग टाइम एंड डायरेक्शन पहले पता करते थे। कह रहे हैं तो प्रेम भी क्या है, उन भटकती हुई जहाज, समुद्र में जो जहाजें रही होती है ना, उनके लिए उन तारों की तरह है, जो बताता है कि तुम पूरब में हो, पश्चिम में हो, या अभी इतना समय हो रहा है यहां पर पहुंचे हो। उस तरह प्रेम होता है, जो क्या करता है, प्रेमी के लिए कह रहे हैं वो स्टार की तरह होता है, जो उसको गाइड करता है। इसलिए और कह रहे हैं कि लेकिन whose words unknown, लेकिन इसकी कीमत कोई जानता नहीं है, ये कितना कीमती है। nobody knows, कोई नहीं जानता, इसकी कीमत अननोन है। although his height be taken, यद्यपि इसकी हाइट हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये कितना कीमती है, इसके कीमत की तुलना नहीं की जा सकती, प्राइसलेस है, आप इसकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। तो प्रेम भी वही है, आप प्रेम की हाइट जो है चेक कर सकते हैं, लेकिन
आप प्रेम की कीमत नहीं लगा सकते, अर्थात प्रेम प्राइसलेस होता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। लव्स नॉट टाइम्स फूल, कहता है प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये टाइम्स फूल नहीं है। टाइम इसको मूर्ख नहीं बना सकता। टाइम के द्वारा, जैसे टाइम क्या करता है, हमें हमारे अंदर झुर्रियां ला देता है, हम सिकुड़ जाते हैं, हमारे शरीर को, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर को टाइम क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन टाइम प्रेम को कभी नहीं वो कर सकता, कमजोर कर सकता। टाइम के कंपास में टाइम का जो हंसिया है, हंसिया मतलब काटने का काम, टाइम क्या करती है, सब चीजों को काटती है ना, काटते जाती। भाई हम बच्चे पैदा होते हैं, टाइम धीरे धीरे हमको काट रही होती है, यंग होते हैं, फिर काटते काटते हमको कहां तक पहुंचाती है, एडल्टहुड से फिर हमारे पास वृद्धावस्था में ले जाती, फिर हमको काट के बाहर कर देती है। लेकिन फिर कहता है प्रेम को टाइम कुछ नहीं कर सकता। उसका जो बेंडिंग कंपास है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैं बताऊं आपको, ये आपका मान लीजिए ये हंसिया है, इस तरीके से कुछ होता है, करें टाइम, ये टाइम का हंसिया है, इसमें सब कुछ आती है, इसमें मनुष्य का शरीर आएगा, सारी बिल्डिंग, ये जितना भी चीजें हैं सब कुछ आएंगी, लेकिन इसमें प्रेम नहीं आता, इसमें लव नहीं आता। लव काटने से उसके उसके कंपास के अंदर नहीं आता, वो तो बिल्कुल बाहर है, वो हमेशा रहता है, समय कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको प्रेम है, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो जिस दिन वो पैदा होता है उस दिन जितना प्रेम रहता है, और माँ जब तक जिंदा रहती है तब तक अपने बच्चे के लिए उतना ही प्रेम रहता है। जबकि जिस दिन वो पैदा हुआ तो माँ 25 साल 28 साल की थी, और जिस दिन माँ मरी उस दिन माँ 80 साल की थी। लेकिन इतना समय बदल गया, उस दिन यंग थी, अब ओल्ड हो गई हैं बिल्कुल। उस दिन शरीर में मांस था, ब्लड था, आज मांस ब्लड सब खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डियां बची हैं। उस दिन दांत थे, सब कुछ था, आज सब कुछ खत्म हो गया है। हो सकता है उस दिन बहुत धन दौलत पैसा रहा हो, आज सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन जो एक चीज नहीं इस समय बदल पाया, वो क्या था, प्रेम। तो कह रहा है प्रेम को समय नहीं बदल सकता, समय उसको अपने हथियार से काट नहीं सकता। दो रोजी लिप्स एंड चिक्स, हालांकि रोजी लिप्स और चिक्स जो है इसको समय काट सकता है। अर्थात जैसे दो प्रेमी हैं, दो प्रेमी मान लीजिए गर्ल एंड बॉय हैं, बोथ आर लवर्स, अगर आप प्रेम उसके लिप्स और चिक्स से करते हैं, प्रेम क्या के, तो हो सकता है आपका प्रेम समय नष्ट कर दे, समय उसको नष्ट कर दे। लेकिन जो सच्चा प्रेम होगा वो समय नष्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि समय का जो कंपास है, कह रहा है विदिन हिज बेंडिंग कंपास सिकल्स कंपास कम, कह रहा है हमारे रोजी लिप्स एंड चीक्स मतलब हमारी बॉडी तो समय के अधीन है, उसके हंसिए से कट सकती है, काट सकता है, हमें वीक बना सकता है, कमजोर बना सकता है, लेकिन हमारे प्रेम को वो काट नहीं सकता है। कह रहे हैं कि हमारा फिजिकल ब्यूटी, यहाँ पर ब्यूटी के दो कॉन्सेप्ट, प्रेम के लव के इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए यहाँ पर, एक आपका फिजिकल लव और एक यहाँ पर स्पिरिचुअल लव। फिजिकल लव और एक स्पिरिचुअल लव, अर्थात जो है कह रहे हैं कि जो आपका शारीरिक जो प्रेम होता है और एक आपका जो आध्यात्मिक प्रेम होता है। कह रहे हैं यहाँ पर अगर आप शारीरिक प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं शारीरिक प्रेम समय के साथ नष्ट हो जाता है। हो सकता है कि अगर आप हमारी शरीर की सुंदरता और इन सब से प्रेम करते हो तो धीरे धीरे शरीर जैसे जैसे नष्ट होगा वैसे वैसे आपका प्रेम भी नष्ट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रेम जो है वो प्लेटोनिक लव है, प्लेटोनिक लव है, तो वो कभी आपका बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये दो प्रेम की परिभाषा देते हैं, दो प्रेम के, दो अलग अलग प्रेम के बारे में बताते हैं। एक फिजिकल लव के, मटेरियल लव के बारे में बताते हैं और एक प्लेटोनिक लव के बारे में बताते हैं। लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, और लव कह रहे हैं लव बदलता भी नहीं है, समय के ब्रीफ आवर्स मतलब घंटों में और सप्ताहों में बदल जाए वो प्रेम प्रेम नहीं होता। जो कुछ घंटे में बदल जाए कुछ सप्ताह में, जैसे आजकल का प्रेम होता है, बड़ी अच्छी दोस्ती है, सुबह साथ में समोसा खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और अचानक बीच में कह दिया कि अरे भाई यार बहुत इमरजेंसी आ गई थी, 2000 रुपए दे दो। हाँ,
पैसा होगा लेकिन फिर भी क्या कहेगा, अरे बेवकूफ इंसान है, मोबाइल बंद करो हटाओ। तो कह रहे हैं कि वो प्रेम प्रेम नहीं होता जो कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ सप्ताहों में बदल जाए, वो प्रेम नहीं होता कह रहे हैं। और असली प्रेम होगा तो समय, घंटे, आपका घंटे, मिनट, सॉरी मिनट, घंटे, सप्ताह, मंथ, साल, ये उसको बदल नहीं सकते, वो वैसे का वैसा रहेगा आपका प्रेम। मतलब टाइम कैन नॉट इंटरफियर, टाइम कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, इट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन भर ये एक समान रहता है, इसको समय बदल नहीं सकता है। कह रहे हैं लव अल्टर्स नॉट with his brief hours and weeks but bears it out even to the age of doom। ऐसा नहीं है कि हफ्तों, महीनों, सालों में ये बीत जाए, बल्कि प्रेम वो प्रेम होता है कहां तक चलता है, कयामत के दिनों तक चलता है, अंतिम समय तक चलता है, कयामत के दिनों तक अपने आप को ले जाता है, वो प्रेम प्रेम होता है। इफ दिस बी एरर, कह रहे हैं अगर मेरी प्रेम की ये परिभाषा जो मैंने यहां पर आपको बताई कि प्रेम क्या होता है, अगर ये गलत हो, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर आप मेरे ऊपर ये साबित कर दें कि मैंने जो प्रेम की परिभाषा यहां पर दी है, प्रेम को जो समझाया है, अगर ये आप साबित कर दें तो क्या होगा, आई नेवर रिट, तो मैं ये मान लूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं। शेक्सपियर कह रहे हैं मैं ये मानूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं, मैं ना कोई पोएट हूं, ना मैं कोई ड्रामेटिस्ट हूं, और नार नो मैन एवर लव्ड, और ये भी मैं मानूंगा, तो इसका मतलब कभी किसी आदमी ने प्रेम भी नहीं किया है। तो कह रहे हैं कि अगर ऊपर दी गई सारी चीजें आप प्रूव कर दें कि गलत है प्रेम में, तो मैं मान लूंगा कि मेरा जितना भी आज तक कंट्रीब्यूशन है ये सब जीरो है, मैंने कभी कुछ नहीं लिखा और कभी किसी आदमी ने प्रेम नहीं किया। ये सोनेट जो है इट्स अबाउट लव, प्लेटोनिक लव के बारे में ये बात करता है, प्रेम के बारे में। अब चक्कर वही है कि ये मिस्टर WH को बता रहे हैं, मिस्टर WH माना जाता है इनके जो फ्रेंड थे, तो ये WH साहब को क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं मित्र, अब इनकी स्टोरी आपको बताई कि नहीं मैंने, इनकी स्टोरी क्या है थोड़ी सी सुन लीजिए। एक्चुअली क्या था कि WH जो है इनके पैट्रन थे, और भाई बहुत बड़े घर के थे, सामंत परिवार के थे जो है। ये WH और शेक्सपियर महोदय दोनों की अच्छी खासी बनती थी। तो शेक्सपियर जो है बचपन से ही बड़े साई टाइप के थे, बड़े शर्मीले स्वभाव के थे। इनको किसी एक लेडी से, किसी एक गर्ल से इनको प्रेम हुआ, जिसको आजकल हम लोग सॉनेट्स में इनके डार्क लेडी नाम से जानते हैं। डार्क लेडी नाम से इनको प्रेम हुआ, बहुत इनको अच्छी लगती थी। अब शेक्सपियर साहब साई नेचर के थे, बहुत सारे लड़के होते हैं, वो कैसे कहें, अपना प्रपोजल लेके कैसे जाएं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बड़े अच्छे मित्र थे, दोनों आपस में डिस्कस करते थे, अरे यार वो मुझे बहुत पसंद है लेकिन मैं अपने प्रेम को उससे कन्फेस नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूं। तो WH को बोले कि मैं तुम्हें जो है मेरा प्रेम प्रस्ताव तुम लेके डार्क लेडी के पास जाओ। अब WH डार्क लेडी के पास गए। अब क्या हुआ, WH ने शेक्सपियर का प्रस्ताव दिया कि नहीं दिया। डार्क लेडी, नाम यहां पर डार्क शेक्सपियर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी लेडी थी उसने शेक्सपियर को चीट किया, एक प्रकार से कह सकते हैं। हाँ, तो डार्क लेडी मतलब नोबडी नोज, कोई जानता भी नहीं, इसलिए डार्क। कौन सी लेडी थी, हो सकता है कि ये लेडी बहुत सुंदर रही हो और WH भी बहुत सुंदर थे, तो ये माना जाता है कि इन महोदया को इनसे प्रेम हो गया। अब वो कैसा प्रेम है पता नहीं, हो सकता है ये जो अभी यहां पर रो रहे हैं शेक्सपियर, यही वाली बात हो कि भैया तुम्हें मैं प्रस्ताव लेके भेजा कि जाओ मेरा प्रपोजल दे दो, तो तुम जो है अपने ही चक्कर में पड़ गए, वहां पर जो है तुमने डार्क लेडी से तुमने खुद प्रेम कर लिया, डार्क लेडी तुम्हें प्रेम करने लगी। तो कहा कि जो तुम्हारा प्रेम मेरे लिए है, क्या ये प्रेम रह गया। अर्थात दोस्ती में भी तो प्रेम होता है, दोस्ती में ऐसा थोड़ी ना कि बिना प्रेम के दोस्ती होती है, वहां भी होता है जो है। कह रहे हैं क्या ये रह गया, उसी की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। कह रहे हैं ये कोई प्रेम थोड़ी होता है कि आज तुम मुझे कह रहे हो कि अरे दोस्त तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और कल मैंने कहा कि यार उस लड़की से जाके मेरा प्रपोजल दे दो, पता चला लड़की बहुत सुंदर तुम्हें लग गई,
तो तुमने ही जो है उसको प्रपोज कर दिया। कह रहे हैं इसका मतलब जो है तुम्हारा प्रेम जो मेरे लिए था वो प्रेम नहीं था, वो बदल गया। प्रेम क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। तब शेक्सपियर यहां पर समझाते हैं हमें कि प्रेम क्या होता है। समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया किसी को तो पूछ सकता है। चलिए एक बार हम फिर से लाइन वाइज लाइन यहां पर जो दिया हो उसके थ्रू पढ़ लेते हैं। चलिए, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एड, कह रहे हैं कि द स्पीकर बिगिंस बाय स्टेटिंग दैट ही विल नॉट अलाउ एनी ऑब्स्टेकल्स टू स्टैंड इन द वे ऑफ ट्रू लव। कह रहे हैं स्पीकर कह रहा है कि भाई सच्चे दिलों के मिलन में, उनके विवाह में, दो आत्माओं के गहरे संबंध में कोई बाधा आ जाती है, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता, न मैं बाधा बनना चाहता हूं। यहां पर यह भी ध्यान रखिए, हो सकता है ये WH को कह रहे हो कि भाई अगर तुम्हें डार्क लेडी से वास्तव में अच्छा प्रेम है, सच्चा प्रेम है, तो मैं तुम्हारे लोगों के प्रेम के बीच में कोई बाधा नहीं बनना चाहता हूं, और न मुझे ये एक्सेप्ट भी है कि सच्चे प्रेम के बीच में कोई बाधा आनी चाहिए। तो क्या कर रहे हैं, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। तो यहां पर ट्रू माइंड्स का मतलब टू सोल्स, यूनियन ऑफ टू सोल्स हु जेन्युइनली अंडरस्टैंड ईच अदर। तो दो सच्चे हृदयों का मिलन जो एक दूसरे को समझते हो, कर रहे हैं उनके प्रेम के बीच में कोई रुकावट मैं डालना नहीं चाहता हूं। अर्थात WH और डार्क लेडी के प्रेम के बीच में कह रहे हैं मैं आना नहीं चाहता हूं। एडमिट इंपेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। यहां पर स्पीकर कह रहा है कोई बाधा आती है तो उसको मैं एडमिट नहीं कर सकता कि भाई यहां पर कोई बाधा आ सकती है। ठीक है, अगर बदल जाए कोई प्रेम, कह रहे हैं इफ लव आल्टर्स, ट्रू लव जो होता है अगर वो बदल जाए समय के साथ तो कोई ट्रू लव नहीं होता है। फिर क्या कह रहे हैं, विच आल्टर्स व्हेन इट आल्टरेशन फाइंड्स। कह रहे हैं कोई भी प्रेम जो समय के साथ परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, तो उसको हम सच्चा प्रेम नहीं कहते। ट्रू लव डज नॉट चेंज व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज। जब परिस्थितियां बदल जाएं और हमारा प्रेम बदल जाए तो वो प्रेम सच्चा प्रेम नहीं होता है। ट्रू लव डज नॉट चेंज, सच्चा प्रेम बदलता नहीं है। व्हेन सर्कमस्टांसेस चेंज, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके साथ बदलता नहीं है। इफ लव आल्टर्स आर शिफ्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंज, इट वॉज नेवर ट्रू लव टू बिगिन विथ। कह रहे हैं अगर कोई प्रेम परिस्थितियों के साथ बदल जाए, इसका मतलब वह कभी सच्चा प्रेम था ही नहीं। फिर कह रहे हैं आर बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। कह रहे हैं अथवा कोई आए उसको बदलने के लिए, तो लव डज नॉट बेंड आर चेंज बिकॉज समवन एल्स अटेम्प्ट्स टू अल्टर इट। यहां पर भी आप देखिए, कह रहे हैं हो सकता है कि डार्क लेडी जो कभी मुझे थोड़ा बहुत इशारे करती थी, हो सकता है उसका प्रेम अच्छा नहीं रहा हो, सच्चा ना रहा हो। क्योंकि अगर सच्चा होता तो शायद क्या होता, सच्चा होता तो शायद वो चेंज ना होता। क्यों, समवन एल्स अटेम्प्ट्स टू अल्टर इट। जब कोई दूसरा उसको बदलने की कोशिश करता तो वो बदलता नहीं, अगर वो सच्चा प्रेम होता। यही चीज ये WH के लिए भी कह रहे हैं, अगर तुम हमारे अच्छे मित्र होते तो वो डार्क लेडी तुम्हें चाहे कितना भी प्रपोज करती, कितना भी तुम्हें ऑफर देती, तुम बदलते नहीं। अगर तुम्हारा प्रेम मेरे लिए क्या होता, सच्चा होता। तो दोनों को इशारा कर रहे हैं। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, 21वीं सेंचुरी के बच्चे हैं, बहुत समझाना नहीं है आपको। जो है प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं आप जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं शेक्सपियर, कह रहे हैं प्रेम तो वो फिक्स मार्क की तरह होता है जो कभी बदलता नहीं है, और वो पता नहीं कितने तूफानों का सामना करता है लेकिन कभी हिलता डगमगाता नहीं है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। कह रहे ये समुद्र में भटके हुए जो जहाज होते हैं ना, उनको रास्ता दिखाने का काम करता है। जैसे सितारे होते हैं जो है पोल स्टार होते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, इस तरफ है, साउथ है, नॉर्थ है। उसी तरीके से प्रेम जो है वो मनुष्य को रास्ता दिखाता है, हर एक भटके हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाता है ये। और क्या कह रहे हैं, whose words unknown although his heights be taken। कह रहे हैं प्रेम का जो कीमत है, जो मूल्य है ना, वो आप अतुलनीय है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते उसको। although his heights be taken,
हालांकि जैसे एक स्टार की हाइट आप चेक कर सकते हैं, स्टार की हाइट लोग पता कर लेते हैं कहां तक है जो है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, स्टार की हाइट चेक करना, इसका मतलब शेक्सपियर को साइंस का भी ज्ञान था, उस समय साइंस डेवलप हो रहा था, इसकी भी जानकारी इनको थी। लोग तारों के बारे में और सन के बारे में चर्चा कर रहे थे, की भी जानकारी थी। कह रहे हैं कि स्टार की हाइट चेक कर सकते हैं लेकिन कभी उसकी कीमत को आप पता नहीं कर सकते। लव इज नॉट टाइम्स फूल, कह रहे हैं प्रेम जो है वो समय के हाथ में खिलौना नहीं है, समय के अधीन नहीं है कि जब चाहे उसको तोड़ दे, जब चाहे मरोड़ दे। हमारा शरीर, ये भौतिक चीजें, ये फिजिकल वर्ल्ड समय के अधीन है, लेकिन जो प्रेम होता है, प्लेटोनिक लव होता है, चाहे वो किसी के प्रति हो, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त यार, बीवी, प्रेम क्या, ईश्वर, किसी के प्रति अगर आपका सच्चा प्रेम है वो कभी हिलता नहीं है, वो कभी भी जो है डिगता नहीं है, और वो समय अपने हंसिए से कभी काट नहीं सकता, अर्थात समय अपने साथ कभी उसको नष्ट नहीं कर सकता। और प्रेम कभी बदलता नहीं है समय के साथ, अर्थात थोड़े समय में, हफ्तों में प्रेम बदलता नहीं है, क्योंकि समय इसका कुछ कर ही नहीं सकता, समय के ये अधीन ही नहीं है। प्रेम समय के अधीन नहीं है कि 1 साल 2 साल 4 साल में बदल जाएगा, बल्कि एज ऑफ डूम, कयामत तक, मृत्यु के अंतिम क्षणों तक ये वैसा ही बना रहता है जैसा ये शुरू होता है। और फिर शेक्सपियर लास्ट में कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात कहते हैं, कहते हैं ऊपर जो कुछ भी मैंने बता दिया आपको, जो है जो कुछ भी मैंने बता दिया, ये अगर गलत साबित कर दिया जाए, हाँ, तो मैं ये स्वीकार कर लूंगा कि मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं है, मैं बेकार राइटर हूं, मेरी राइटिंग को कोई पढ़ना मत। और ये भी कि मैंने ना कभी किसी ने सच्चा प्रेम किया है, अर्थात इस जीवन में किसी ने अच्छा सच्चा प्रेम किया ही नहीं है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि यदि प्रेम बदल जाता है तो ना मैंने कभी लिखा है और ना ही कभी किसी ने सच्चा प्रेम किया है। ये हमारे कौन कहते हैं, शेक्सपियर महोदय कहते हैं। ये हमारा यहाँ पर आकर के जो है आपका समाप्त हो जाता है। आज जो है हम लोग शेक्सपियर के सोनेट्स, कल जो है इनके बारे में हम आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता देंगे कि एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। WH का क्वेश्चन, एक्चुअली देखिए WH के बारे में माना जाता है कि विलियम हर्बर्ट माना जाता है, और इनके जो अर्ल ऑफ सरे थे, अर्ल ऑफ सरे, देखिए अर्ल ऑफ सरे एक पोस्ट होती है, नहीं अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर शायद थे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, सॉरी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन एक वहां पर कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है छोटा सा या जगह है, वहीं के अर्ल थे, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। WH को, अरे चल नहीं रहा भैया, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जैसे अर्ल ऑफ सरे हमने आपको बताया था ना, ऐसे ही साउथहैम्पटन एक प्लेस है, तो साउथहैम्पटन के अर्ल थे WH। अब इनका नाम एग्जैक्टली जो है, कुछ लोग विलियम हर्बर्ट कहते हैं और कुछ लोग जो है इनको अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन ही कहते हैं। तो चलिए फिलहाल अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन आप अपने एग्जाम में लिखिएगा, उतना बहुत पर्याप्त होगा। अब इनके बारे में जो है, एक्चुअली इनका जो पहली बार जो इनका पब्लिश हुआ था 1609 में, इनके सोनेट कलेक्शन पब्लिश हुए थे, तो वहां पर WH जो है एक मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन के फ्रेंड हैं। देखिए 3 जो है ये दिया है, हेनरी वर्सले, ये जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे आपके, इनका नाम था
हेनरी, अब ये नाम केवल एक प्रकार का गेस है, हेनरी वर्सले, ये इसी को शार्ट में क्या बोलते हैं, एच डब्ल्यू। तो आप एच डब्ल्यू लिख देंगे या अर्ल ऑफ सथम्पटन लिख देंगे, दोनों आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग इसको विलियम हर्बर्ट भी बोलते हैं, क्योंकि विलियम हर्बर्ट अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक थे, इनसे भी शेक्सपियर की अच्छी खासी दोस्ती थी। तो अब कुछ लोग अर्ल ऑफ सथम्पटन को बोलते हैं, कुछ लोग अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक को बोलते हैं, क्योंकि शार्ट में जो नाम मिलता है वो पूरा नाम नहीं मिलता है, केवल एच डब्ल्यू मिलता है। अब एच डब्ल्यू है कौन, ये वाले एच डब्ल्यू हैं या ये वाले एच डब्ल्यू हैं, इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, इसलिए आप इसको अर्ल ऑफ सथम्पटन ज्यादा सही माना जाता है, उसी को आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आज हम क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, कल आपसे हम फिर जो है मुलाकात करेंगे। टाइम आपका देखते हैं थोड़ा सा चेंज करने के मूड में है, तो जैसा होगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तब तक कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्टडिंग, और इसको आप आगे बढ़ाते रहिए। आप लोग बहुत स्लो हो गए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जितना उत्साह होगा, जितना बढ़ेगा उतना मेरा उत्साह होगा, नहीं तो उत्साह कम होगा तो क्या पता कि क्लास बंद कर दी जाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। आपको आनंद बहुत आने वाला है, तो आप थोड़ा सा हमें भी जो है क्या कह सकते हैं कि लोगों तक ले जाइए, ताकि लोग जाने कि हम कुछ चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, शायद उनके फायदे की चीज़ हो तो वो पढ़ पाएंगे। चलिए ओके, आप लोग अपना ध्यान रखिए, कल मुलाकात करते हैं फिर से। साढ़े 4 पौने 5 है।